हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश फॉर क्लास 10th। आपके लिए मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया है जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में ग्रामर में 10 आउट ऑफ 10 दिलवाएगा। अगर आपने अब तक इंग्लिश ग्रामर में कुछ भी नहीं पढ़ा है और आपका एग्ज़ाम नज़दीक है तो ये वीडियो समझ लो कि आप ही के लिए बनाए हैं हम। मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के ऐसे ट्रिक्स बताऊँगा कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए मैं आपको आज के वीडियो के बारे में बताता हूँ। हम डायरेक्ट टारगेट करेंगे उन क्वेश्चंस पर जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। इसी टाइप के क्वेश्चंस बार बार आते हैं। मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ। ये है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। आपका भी पेपर इसी पैटर्न पे आएगा। ये देखिए कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। पेपर में 3 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए होगा रीडिंग स्किल्स, सेक्शन बी होगा ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, सेक्शन सी होगा लिटरेचर। तो आज का हमारा वीडियो है सेक्शन बी ग्रामर पर। लेकिन ग्रामर पर आने से पहले हम ज़रा एक बार पूरा क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। सेक्शन ए में 2 अनसीन पैसेजेस पूछेगा, दोनों 10-10 मार्क्स के होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी अनसीन पैसेज है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि 2 अनसीन पैसेज पूछेगा, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी 10 मार्क्स का है। इसके बाद है सेक्शन बी, जिसमें ग्रामर और क्रिएटिव राइटिंग सेक्शन पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है ग्रामर, यही हमारे वीडियो का टारगेट है आज। क्वेश्चन नंबर 3 में 12 ग्रामर के क्वेश्चंस पूछेगा, जिसमें हमें 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और ये 10 मार्क्स के लिए आएगा। तो चलिए हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। मैं आपको बहुत आसान से ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे और सारे आंसर सही भी हो जाएंगे आपके। याद रखिएगा कि हमारा टारगेट ग्रामर में 10 आउट ऑफ 10 लाना है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डू एज डायरेक्टेड, अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चंस आफ्टर 12। हम जानते हैं कि 12 में से 10 क्वेश्चन हमें करना है और 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, चूज इन द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द ऑनलाइन अपडेट। फॉरेस्ट रिमूव कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। अब इस ब्लैंक को हमें भरना है, ये ऑप्शंस यूज करने हैं। दैट इज रफली 13% ऑफ आवर टोटल एमिशन। तो इस ब्लैंक में एट अ रेट आएगा कि ऑन अ रेट आएगा या एट द रेट आएगा या ऑन द रेट आएगा, क्या आएगा? तो चलिए देखते हैं। ऑन अ रेट और ऑन द रेट, इंग्लिश में ऐसा कोई फ्रेज होता ही नहीं है, तो ये दोनों तो सीधे सीधे कट गए। अब या तो एट अ रेट आएगा या एट द रेट आएगा। अब इन दोनों ऑप्शंस में डिफरेंस क्या है? इन दोनों ऑप्शन में डिफरेंस है आर्टिकल ए का और आर्टिकल द का। आर्टिकल ए एक इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। हम जानते हैं कि ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं और टी एच ई द एक डेफिनेट आर्टिकल होता है। डेफिनेट आर्टिकल हमेशा प्रेसाइज नाउन्स के आगे लगता है, पर्टिकुलर नाउन के आगे लगता है, राइट। और यहाँ पर लिखा है रफली 13%। रफली 13% मतलब एग्जैक्टली 13% है नहीं। अगर एग्जैक्टली 13% होता, हमें साफ साफ पता होता कि 13% पूरा पूरा है, तब हम द लगाते, राइट। रफली 13% है, इसी वजह से डेफिनेट आर्टिकल नहीं आके एक इनडेफिनेट आर्टिकल आएगा और ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, read the conversation between a doctor and his patient. Complete the sentence by reporting the patient's reply correctly. अब देखिए, हमें ये वर्ड सुनकर ही पता चल गया कि ये रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन है, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर, आर यू फ्रॉम द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री सर? पेशेंट, यस, बट हाउ डू यू नो?
डॉक्टर ट्राइड टू रिकलेक्ट सम एक्सपीरियंस एंड आस्क्ड द पेशेंट। डॉक्टर ने जो पेशेंट से क्वेश्चन पूछा है उसी का हमें इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, यानी हमें इसी लाइन का इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। अब स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये समझ पाएँ कि कौन से लाइन का इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। स्टूडेंट्स कभी कभी गलत लाइन का इनडायरेक्ट स्पीच बनाकर चले आते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जान पाएँ कि कौन से लाइन का इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। तो अब यहाँ कह रहा है कि डॉक्टर ट्राइड टू रिकलेक्ट सम एक्सपीरियंस एंड आस्क्ड द पेशेंट। तो डॉक्टर ने जो पेशेंट से पूछा है इसी लाइन का इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है हमें, राइट। तो चलिए इनडायरेक्ट बनाते हैं। डॉक्टर ट्राइड टू रिकलेक्ट सम एक्सपीरियंस एंड आस्क्ड द पेशेंट। तो क्या पूछा? उसने पूछा आर यू फ्रॉम द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री सर। इसी का अब हमें इनडायरेक्ट बनाना है। तो क्योंकि अब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है और बना है हेल्पिंग वर्ब से, तो हम जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब से अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस बना है तो हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इफ या वेदर का यूज करेंगे, राइट। तो चलिए इफ या वेदर का यूज करके कैसे इनडायरेक्ट स्पीच बनता है देखते हैं। तो डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट if he was from the software industry, ये होगा आंसर। अब आप सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन में आर दिया है तो इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करते समय WAS वॉज क्यों आया। आपको बेसिक रूल्स पता होंगे, शायद नहीं पता होंगे तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय टेंस भी चेंज होता है, राइट। अब क्या टेंस चेंज होने का कोई रूल है? क्या चेंज ऑफ टेंस कोई रूल फॉलो करता है? हाँ, रूल फॉलो करता है। ये जानने के लिए मेरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच वाला वीडियो देखिएगा, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। बहुत आसान भाषा में, बहुत आसान लैंग्वेज में मैंने वीडियो बनाया है और आपको पक्का समझ में आ जाएगा। अब आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखता है आप वीडियो को पॉज कर दें और पहले क्वेश्चन खुद सॉल्व करने का कोशिश करें और उसके बाद वीडियो को प्ले करके अपने सॉल्यूशन को वीडियो के सॉल्यूशन से मैच करें, मेरे सॉल्यूशन से मैच करें। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था, इसका आंसर अब आपको मैं दिखाता हूँ। ये आंसर है, अपने आंसर से आप मैच करें, देखें आपका आंसर सही था क्या। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स फॉर द गिवन लाइन। When life is uncertain, our usual responses and coping strategies may not always work, might not always work, cannot always work या could not always work। क्या आएगा यहाँ पर? तो देखिए may, might, can और could, ये ऑप्शंस देखकर हमें समझ में आ रहा है कि ये जो क्वेश्चन है ये मोडाल्स का क्वेश्चन है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का क्वेश्चन है। अब जहाँ तक कैन और कुड की बात है तो ये बताता है कैपेसिटी, ये बताता है एबिलिटी। अब यहाँ पर कैपेसिटी या एबिलिटी की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, इसी वजह से कैन और कुड साफ साफ कट गया। अब क्या रहा है क्वेश्चन में कह रहा है व्हेन लाइफ इज अनसर्टेन आवर यूजुअल रेस्पॉन्सेस एंड कॉपिंग स्ट्रेटजीज। जब बुरा वक्त चल रहा हो तो हमारे यूजुअल रेस्पॉन्सेस के काम करने की उम्मीद कम होती है, राइट। अब ये स्पीकर जो है ये बात बता रहा है, ये स्टेटमेंट दे रहा है, उसे कोई डाउट नहीं है। अगर स्पीकर को डाउट होता तब तो माइट आ जाता, लेकिन स्पीकर को कोई डाउट ही नहीं है, वो तो स्टेटमेंट दे रहा है, वो तो बात बता रहा है, तो उसको डाउट नहीं है, इसी वजह से माइट भी नहीं आएगा। इसका आंसर में आएगा,
नाउ क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन देखते ही समझ में आ रहा है कि एरर करेक्शन का क्वेश्चन है, यानी ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में कहीं ना कहीं कोई एरर है। वो एरर हमें फाइंड आउट करना है और उसके जगह क्या करेक्ट होगा हमें वो लिखना है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर एंड सप्लाइज द करेक्शन फॉर द फॉलोइंग लाइन फ्रॉम अ प्रोसीडिंग इन फैमिली कोर्ट। एक फैमिली कोर्ट में कोई मामला चल रहा है, राइट? वहीं से ये लाइन ली गई है। अब इस लाइन में कोई एक वर्ड है जो गलत आया है, उसे हमें फाइंड आउट करना है और करेक्ट आंसर लिखना है, उसे करेक्ट वर्ड से रिप्लेस करना है। कोर्ट्स ओकेजनली मेक ऑब्जर्वेशंस। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है कि ऑब्जर्वेशंस गलत है, उसके जगह पे ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। तो क्या ऐसा होना चाहिए? तो देखते हैं। कोर्ट्स, कई सारे कोर्ट्स हैं, तो कई सारे कोर्ट्स हैं तो कई सारे ऑब्जर्वेशंस भी होंगे, राइट? तो ऑब्जर्वेशन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ऑब्जर्वेशन एरर है ही नहीं, ऑब्जर्वेशन तो सही है। आगे पढ़ते हैं। ऑन मैरिज एंड फैमिली, मैरिज एंड फैमिली दो नाउन है, दो नाउन है, दो नाउन का मतलब प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन है तो ये जो वर्ब है ये भी प्लूरल होना चाहिए, लेकिन यहाँ वर्ब तो सिंगुलर दिया हुआ है, राइट? वर्ब में जब एस या ईएस लग जाता है तो वो वर्ब सिंगुलर हो जाता है, जबकि हमें प्लूरल वर्ब चाहिए। तो वर्ब में एस या ईएस यहाँ नहीं आएगा। दैट मीन्स यहीं एरर है और सीम्स के जगह पर सीम होना चाहिए। इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। और याद है ना, आप क्वेश्चन देखते ही वीडियो को पॉज करेंगे, पहले खुद सॉल्व करेंगे और उसके बाद वीडियो चला के अपने सॉल्यूशन को मैच करेंगे। अब देखिए, ये देखते ही हमें पता चल रहा है कि ये टेंसेस का क्वेश्चन है, ठीक? इतना प्रैक्टिस करिए कि क्वेश्चंस देखते ही पता चल जाए आपको कि कौन से चैप्टर से आया है और इसमें क्या करना है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि मेरे खाली 7-8 वीडियोस आप एग्जाम से पहले देख लेंगे तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। क्वेश्चन देखते ही आप समझ जाएंगे कि कौन से चैप्टर से आया है, इसमें करना क्या है, और आप तुरंत ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि आंसर कौन सा है। और अंदाज़ा क्या लगाना है, हर एक क्वेश्चन को रीजंस के साथ सॉल्व करना है। आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन ए सही है तो क्यों सही है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑप्शन बी, सी और डी क्यों गलत है। हम सब चीज़ का लॉजिक और सब चीज़ का ट्रिक पढ़ेंगे। आपको ग्रामर 10 आउट ऑफ 10 लाना ही लाना है, उसमें कोई शंका ही ना रह जाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। कंप्लीट द गिवन नरेटिव बाय फिलिंग इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। ये ब्लैंक हमें भरना है। द सेंटर डैश to monetize its prime real estate asset in the heart of the national capital to generate funds for redevelopment of 7 residential colonies। देखिए, गवर्नमेंट 7 रेसिडेंशियल कॉलोनीज का रीडेवलपमेंट करना चाहती है। उसके लिए उसे फंड रेज करने की ज़रूरत है, उसे फंड जनरेट करने की ज़रूरत है, राइट? अब रीडेवलपमेंट उसे करना है, रीडेवलपमेंट वो करेगी, उसके लिए उसे फंड जनरेट करना है अभी। तो फंड उसे पास्ट में नहीं जनरेट करना है, वॉज तो पास्ट टेंस होता है। फंड उसे फ्यूचर में नहीं जनरेट करना है, विल तो फ्यूचर होता है। उसे फंड अभी जनरेट करना है, ठीक? तो वो फंड अभी जनरेट करेगी, तब जाके वो 7 रेसिडेंशियल कॉलोनीज का रीडेवलपमेंट करवा पाएगी। तो ये क्वेश्चन पढ़कर एकदम साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये प्रेजेंट का कोई ऑप्शन होना चाहिए। अब देखिए, इज लुकिंग भी प्रेजेंट है, हैज़ बीन लुकिंग ये भी तो प्रेजेंट है। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं, इस वीडियो में हम 12 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप पूरे 12 क्वेश्चंस देखेंगे और मेरे साथ सॉल्व करेंगे तो आप 10 मार्क्स का काम करते हैं।
लेकिन ये वीडियो अगर आप बीच में ही छोड़ देते हैं, 4-5 क्वेश्चंस देखकर ही छोड़ देते हैं, तो 5 क्वेश्चन देखेंगे तो 5 ही क्वेश्चन का काम बनेगा, राइट। लेकिन हमें तो 10 में से 10 लाना है, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बीच में छोड़िएगा नहीं। ये वीडियो मैक्सिमम 30-35 मिनट्स का होने वाला है, तो 30-35 मिनट्स का वीडियो देखने के बाद 10 आउट ऑफ 10 अगर मिल जाए तो क्या बुराई है इसमें, है ना। क्यों वीडियो अधूरे पे छोड़ना। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट फॉर द गिवन पोर्शन ऑफ अ लेटर। तो देखिए यहाँ पर एक लेटर दिया हुआ है, इस लेटर में ये ब्लैंक दिया है, इस ब्लैंक में इस वर्ब का कोई फॉर्म भरना है, राइट। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, है ना, कोई फॉर्म भरना है हमें। तो देखते हैं लेटर के हिसाब से कौन सा फॉर्म आता है इस ब्लैंक में। तो लेटर पढ़ते हैं हम। सब्जेक्ट अपील फॉर असम फ्लड रिलीफ। Respected sir, madam, in the last month, India has witnessed one of the worst manifestations of nature's wrath floods in Assam, which dash away thousands of pilgrims. अब देखिए हमें यहीं पे पता चल गया कि ये जो सेंटेंस है, ये जो लाइंस हैं, ये पास्ट टेंस में चल रही हैं, राइट। और आगे बोल रहा है विच डैश्ड अवे थाउजेंड्स ऑफ पिलग्रिम्स, ये भी पास्ट टेंस में चल रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो वर्ब है इसका पास्ट टेंस यहां पर आएगा, तो करेक्ट आंसर होगा वॉश्ड, राइट। जरा आप भी मैच करिए, क्या आपने सही सॉल्व किया था। इसका आंसर देख लीजिए आप लोग, ये रहा आंसर, मैच करिए। लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7 नाउ। क्वेश्चन नंबर 7 says report the dialogue between विवेक एंड नीरज by completing the sentence। ये पहले ही वर्ड से हमें पता चल गया कि रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है। तो आगे पढ़ते हैं। विवेक, लाइफ इज सो कंफर्टेबल फॉर होम मेकर्स। नीरज, यू आर शोइंग योर स्टीरियोटाइप्ड मेंटालिटी। तो देखते हैं क्या पूछ रहा है। इन रेस्पॉन्स टू द आइडिया ऑफ विवेक अबाउट होम मेकर्स, नीरज सेड दैट। अब नीरज ने जो बोला है उसी लाइन का हमें इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, तो ये भी समझना जरूरी है। तो चलिए इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। नीरज सेड दैट ही was showing his stereotyped mentality। यही आंसर होगा। अब प्रोनाउन चेंज होगा तो यू का ही बन जाएगा, टेंस चेंज होगा क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है तो पास्ट टेंस आ जाएगा, और ज़रूरत के हिसाब से प्रोनाउन फिर से चेंज होगा, राइट। तो ये आंसर है। चलिए मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ, ये रहा आंसर। आप आंसर मैच कर लीजिए, देखिए आपका करेक्ट आया था कि नहीं आया था आंसर। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, अगर आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैंने सॉल्व कैसे किया है, तो मेरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। ये देख कर ही पता चल जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 एरर करेक्शन वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत जानदार क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा ध्यान देकर सॉल्व करेंगे तो ये आंसर सही हो जाएगा आपका। बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा ध्यान से ये सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस फ्रॉम अ स्कूल मैगजीन, रिपोर्ट एंड सप्लाई द करेक्शन। तो ये स्कूल मैगजीन का लाइन है, स्कूल मैगजीन में ये लिखा हुआ था, और इस लाइन में कहीं ना कहीं गलती है। वो गलती हमें यहाँ लिखना होगा, और उसके जगह पर क्या दूसरा वर्ड होना चाहिए वो हम यहाँ लिखेंगे। अब एक बात ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करते समय आंसर शीट में हम ये बॉक्स बनाएंगे, रफली ही बनाएंगे। स्केल विल सिर्फ एकदम सीधी सीधी लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं है,
लेकिन हम ये बॉक्स बनाकर यहाँ जो एरर है वो लिखेंगे और यहाँ पर जो वर्ड उसके जगह पर आना चाहिए, गलत वर्ड की जगह पर आना चाहिए, हम वो लिखेंगे। तो हम ये बॉक्स बनाएंगे, ये बात आप याद रखिएगा। अब फिर से क्वेश्चन पर आते हैं। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वर इनवाइटेड, मुझे एरर यहीं पर मिल गया। अ ग्रुप वॉज इनवाइटेड होना चाहिए, वर नहीं होना चाहिए, तो यही गलती है। ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का एक रूल है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के वैसे तो बहुत सारे रूल्स होते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन सारे रूल्स हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हम बचपन से ही सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ते आ रहे हैं। अब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के रूल्स क्या होते हैं, ये जानने के लिए मेरा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पर बना हुआ एक वीडियो देखिएगा। मैंने बहुत सारे रूल्स उसमें नहीं डाले हैं, उसमें खाली 11-12 रूल्स मैंने डाले हैं। बस उतने पढ़ने से आपका 10th का काम चल जाएगा। और 10th का ही नहीं, इनफैक्ट वही 10-11 रूल्स ऐसे हैं जहाँ पर हमें थोड़ा सा अलग लगता है, हमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, हमें थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है कि अरे ये क्या सेंटेंस आ गया है। बाकी सब तो हम जानते हैं, बाकी सारे दूसरे रूल्स तो हम जानते हैं, बस खाली यही 10-11 रूल्स जानने की ज़रूरत है और क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। तो उन्हीं रूल्स में से एक रूल ये कहता है कि अ ग्रुप वॉज इनवाइटेड होगा, वर नहीं होगा, राइट। देखिए लॉजिक क्या है, वॉज क्यों होगा, वर क्यों नहीं होगा। तो देखिए साफ साफ बोल रहा है अ ग्रुप मतलब वन ग्रुप, राइट। वन मतलब सिंगुलर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी तो सिंगुलर होना चाहिए, राइट। वर तो प्लूरल वर्ब है, राइट, तो वॉज होना चाहिए। अब आंसर कैसे लिखेंगे, हम ये बॉक्स बनाएंगे आंसर शीट में। एरर की जगह पर हम लिखेंगे कि वर आना नहीं चाहिए, वर गलत है, वर की जगह पे वॉज आना चाहिए। आंसर मैच करिए आप लोग और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, बिन्नी शेयर्ड सम इंफॉर्मेशन विद पैंसी अबाउट हर विजिट टू वार मेमोरियल, रिपोर्ट पैंसीज क्वेश्चन। तो देखिए ये वर्ड से हमें पता चल रहा है कि ये भी रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन है। अब बिन्नी शेयर सम इंफॉर्मेशन, बिन्नी जो है वो वॉर मेमोरियल गई थी और उसने वहाँ की कुछ स्टोरी शेयर की पैंसी से। अब पैंसी मारे एक्साइटमेंट में कुछ क्वेश्चंस पूछ रही है। तो क्वेश्चन कौन पूछ रहा है, पैंसी पूछ रही है। तो पैंसी क्वेश्चन पूछ रही है, किससे पूछ रही है, बिन्नी से पूछ रही है। क्या क्वेश्चन पूछ रही है वो, हाउ मच टाइम डिड यू स्पेंड एट द वॉर मेमोरियल। तो हमें पूरी बात लिखनी है। किसने पूछा क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा पैंसी ने। तो पैंसी आस्क्ड बिन्नी, हम पूरी बात लिखेंगे, पैंसी आस्क्ड बिन्नी। और ये इंटरगेटिव सेंटेंस है, इंटरगेटिव बना है WH वर्ड से। अभी अभी हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए जहां पर हेल्पिंग वर्ब से इंटरगेटिव सेंटेंस बना था। तो मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब से बनेगा तो इफ या वेदर का यूज होगा। लेकिन अगर इंटरगेटिव सेंटेंस WH वर्ड का यूज करके बना है तो हम वही WH वर्ड यूज कर लेंगे इनडायरेक्ट स्पीच बनाने में, राइट। तो इसका सही आंसर होगा पैंसी आस्क्ड बिन्नी हाउ मच टाइम। अब देखिए यहां पर डिड है, राइट। ये पास्ट टेंस में सेंटेंस है। अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो इनडायरेक्ट स्पीच पास्ट का पास्ट बनेगा। पास्ट का पास्ट मीन्स यूज ऑफ हैड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पैंसी आस्क्ड बिन्नी हाउ मच टाइम शी हैड स्पेंट एट द वॉर मेमोरियल। देखिए यहाँ पर स्पेंड का स्पेंट हो जाएगा क्योंकि हैव हैज हैड जहां पर भी आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, राइट। तो चलिए आंसर मैच करिए, मैं आपको आंसर दिखाता हूं। ये रहा आंसर। लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10 नाउ। क्वेश्चन सेज fill in the blanks by choosing the correct option to complete the slogan by the Election Commission of India। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक स्लोगन है जिसे हमें कंप्लीट करना है। डैश यू डोंट वोट फॉर योर नेशन, इट गोज इन द फेवर ऑफ एन अनडिजर्विंग पर्सन।
देखिए ये क्वेश्चन पढ़कर साफ साफ हमें पता चल रहा है कि ये एक कंडीशनल सेंटेंस है। सेंटेंस कह रहा है कि अगर आप वोट नहीं डालेंगे अपने नेशन के लिए, अपने कंट्री के लिए, तो आपके कंट्री में या आपके कंट्री को एक अनडिजर्विंग पर्सन, एक अनडिजर्विंग लीडर मिल जाएगा, राइट। तो अगर आप वोट नहीं करेंगे, एकदम साफ साफ यहाँ पर इफ मतलब अगर, तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है था। हमें बस यहाँ पर ये समझना था कि ये एक कंडीशनल सेंटेंस है। ये हमसे कह रहा है कि अगर आप वोट नहीं करेंगे तो आपके कंट्री को एक अनडिजर्विंग लीडर मिल जाएगा। तो चलिए मैच करिए आंसर। क्या आप ये आंसर लगा पाए थे? क्या आप ये क्वेश्चन समझ पाए थे? ये क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखने में तो बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन देखकर डरने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चंस होते हैं। इन क्वेश्चंस में यहाँ पर देखिए ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन्हीं में से आपको खाली चूज करना है और ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है। ज़रा देखा जाए तो क्या कह रहा है ये। रीड द कॉन्वर्सेशन गिवन बिलो एंड कंप्लीट द पैराग्राफ दैट फॉलोज। डायलॉग दिया हुआ है, इसको पढ़कर हमें यहाँ पे ब्लैंक भरना है। अब देखिए डायलॉग दिया हुआ है, ये क्वेश्चन साफ साफ एकदम बता रहा है ये रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन है, राइट। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। वाई आर यू स्प्रेइंग वैक्स ऑन योर कार टायर्स? जुमरू, इट मेक्स द रबर लास्ट लॉन्गर एंड प्रिवेंट्स इट फ्रॉम ड्राइंग। तो मार्था ने कहा, इज इट लाइक पुटिंग लोशन ऑन योर स्किन? जुमरू, yes exactly, now I see you are beginning to get the point. मार्था asked her husband, मार्था ने अपने हस्बैंड से पूछा, जुमरू उसका हस्बैंड है, तो क्या पूछा? मार्था asked her husband, मार्था ने पूछा था, राइट। यानी कि ये जो लाइन है, इसी लाइन का हमें इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, राइट। अब ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन है वाई ही वॉज स्प्रेइंग, वाई वॉज ही स्प्रेइंग, और ये ऑप्शन सी और डी देखिए। ऑप्शन सी और डी में लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है। इनडायरेक्ट स्पीच के लास्ट में हमेशा फुल स्टॉप रहेगा, ना क्वेश्चन मार्क रहेगा ना एक्सक्लेमेटरी मार्क रहेगा। ये रूल है। आप मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो मैंने बनाया है, सारे प्रॉब्लम्स आपके और सारे क्वेश्चंस आपके, सारे डाउट्स आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो इनडायरेक्ट स्पीच हमें बनाना है। इनडायरेक्ट स्पीच में लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा ही नहीं। अब दूसरी बात, ऑप्शन बी ज़रा देखिए, वाई वॉज ही स्प्रेइंग। अब वॉज पहले आ गया, हेल्पिंग वर्ब अगर पहले आएगा तो सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए। यहाँ पर सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा ही नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया फिर, राइट। ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया, क्योंकि वाई वॉज ही, ये जो सेटिंग है, ये जो फ्रेमिंग है, इसके हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। क्वेश्चन मार्क है ही नहीं, तो इससे ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन गलत हो जाता है, राइट। तो ऑप्शन बी तो फ्रेमिंग ही गलत है, राइट। वॉज पहले आ गया है, वहाँ क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये सेंटेंस ही गलत है। और सी और डी क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर ये सारा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी एक्चुअली। खाली ऑप्शन देखकर हमें सीधा सीधा पता चल जाएगा कि इनडायरेक्ट स्पीच में खाली यही ऑप्शन ए सूटेबल है ही, बाकी सारे सेंटेंस ही इनडायरेक्ट स्पीच के हैं ही नहीं, राइट। तो मैच करिए, क्या आप ऑप्शन ए लगा पाए थे? क्या आपने सही सॉल्व किया था? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, उस पर आते हैं सीधा सीधा हम। स्टूडेंट्स, वीडियो में अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो इसका मतलब आपको मेरा वीडियो और मेरा पढ़ाने का स्टाइल पसंद आया है। तो अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें
और अपने फ्रेंड्स का भी भला करें। आप अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो, ताकि वो भी अच्छे मार्क्स पा जाएं अपने बोर्ड एग्ज़ाम में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं हम। नंबर 12 है आइडेंटिफाई द एरर ऑन शॉप्स होर्डिंग एंड सप्लाई द करेक्शन रिक्वायर्ड। देखिए, ये सेटिंग देखकर अपने आप हमें पता चलता है कि ये एरर करेक्शन का क्वेश्चन है, यानी जो लाइंस दिए हुए हैं उसमें कुछ न कुछ एरर है और उसके जगह पे हमें दूसरे वर्ड से उसको रिप्लेस करना है, हमें करेक्शन करना है। राइट नाउ, ये जो क्वेश्चन होता है इसे कभी स्किप ना किया करें, इसको ज़रूर पढ़ा करें। इसमें हिंट होता है, उसमें हिंट दिया हुआ है कि ये जो लाइंस हैं ये एक शॉप की होर्डिंग है, शॉप का एडवर्टीजमेंट है, शॉप के बोर्ड पर लिखा हुआ है और यहाँ पर कुछ गलती है। राइट, तो इसे पढ़कर हम समझते हैं। देखिए, अक्सर तो गलती यहाँ पर मिलती है स्टूडेंट्स, लेकिन अगर यहाँ पर गलती ना हो तो हम इसे भी इग्नोर नहीं करेंगे, गलती यहाँ पर भी हो सकती है। तो देखिए, पढ़ते हैं। राधिका स्टेशनरी, मुझे देखिए गलती यहाँ पर मिल गई। ये तो देखिए प्रॉपर नाउन है ना, ये किसी का नाम है और ये नाम कुछ भी हो सकता है। राइट, इसमें राधिका के जगह पे रेधिका भी लिखा होता तो भी गलत नहीं है, उसके मम्मी पापा ने वही नाम ही लिखा होगा, है ना। उनके स्पेलिंग में करेक्शन करने का अधिकार हमें बिल्कुल नहीं है। तो वैसे भी ये करेक्ट स्पेलिंग लिखा है, इसमें कुछ गलती है नहीं। आगे चलते हैं। स्टेशनरी, ये जो स्पेलिंग है, ये स्पेलिंग वो सामान वाले स्टेशनरी का है नहीं, है ना। सामान वाले स्टेशनरी का जो स्पेलिंग होता है उसमें यहाँ पर ई होता है। राइट, ये स्टेशनरी का मतलब है काइनेटिक, समथिंग इज स्टैटिक। राइट, समथिंग दैट डजंट हैव एनी मूवमेंट, उसका मतलब होता है स्टेशनरी। तो एरर देखिए यहीं पर है। राइट, तो करेक्ट आंसर देख लीजिए, मिला लीजिए। स्टेशनरी ARY वाला नहीं होगा, वहां पर ए नहीं होगा बल्कि ई होगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। हम अपने अगले वीडियो के साथ ज़रूर मिलेंगे, बहुत जल्द ही मिलेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। खूब जमकर पढ़ाई करें। हम फिर मिलेंगे एक नए एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ।